नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कहा, देश तेजी से विकास कर रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी मंजूरी। भारत और भूटान ने थिम्पू में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की। रूस ने तेल उद्योग पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों को प्रतिकूल बताया और नवी मुंबई में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस के अंतर्गत 44 ओवर में दिया 325 रन का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से विकास हो रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और बिहार भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिहार में हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में काम हो रहा है। कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं नए रेलवे रूट बन रहे हैं, कहीं अच्छे स्कूल बन रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देश और बिहार में एक स्थिर सरकार है। जब स्थिरता होती है तो विकास तेज होता है। बिहार की एनडीए सरकार की शक्ति भी यही है और इसलिए आज बिहार का हर नौजवान उत्साह से कह रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। श्री मोदी ने कहा कि मतदाताओं के वोट की ताकत से राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में एनडीए का लक्ष्य बिहार को तकनीक का केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जिले में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। इस बीच महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने आज पटना में ये घोषणा की। ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 122 सीटों पर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में मतदान होगा। आज नाम वापसी के अंतिम दिन महागठबंधन के कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद और वैशाली जिले में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की। श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए ने बिहार को विकास की मुख्य धारा में लाया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीवान के दरौली में जनसभा को संबोधित किया। इधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के लोगों की सेवा करना उनके लिए पैशन है, इसलिए उन्होंने विकास का रोड मैप तैयार किया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गोपालगंज जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों को अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर प्रस्तुतियों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के प्रश्नों का भी समाधान किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने आज सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए अनुमति दी गई। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक्स, 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला बारूद की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस बीच रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली 2025 भी जारी की। नई नियमावली 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इससे तीनों सेना और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की खरीद संभव हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्य प्रणाली में एक रूपता लाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। इसने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत हर चुनौती का जवाब देने को हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में श्री सिंह ने पाकिस्तान को अपने तटीय क्षेत्रों में सीमित रहने पर मजबूर करने के लिए नौसेना की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम से विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा की। उन्होंने छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों की भी समीक्षा की। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में 3 स्तरीय वॉर रूम हैं। नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा अगले 4 दिन तक प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियों के साथ 1,500 और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नए जीएसटी सुधार से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। नए जीएसटी सुधारों से ऑटोमोबाइल और इससे जुड़े क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इन सुधारों के अंतर्गत कर में कटौती होने से वाहनों और उनके पुर्जे और अधिक किफायती हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत 350 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों पर अब केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जबकि पहले ये दर 12% हुआ करती थी। वहीं सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी 2.0 के अंतर्गत 10 से अधिक सीटों वाले बसों पर जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी गई है। दूसरी ओर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इन सुधारों से वाहनों की बिक्री बढ़ने के साथ साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। थिम्पू में 14वीं भारत भूटान वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की। इस वार्ता में मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर,
एकीकृत जांच चौकियों के लिए भविष्य की रूपरेखा, सीमा स्तंभों का रखरखाव और सीमा पार आवाजाही को शामिल किया गया। 2 दिन की वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज बर्लिन में जर्मनी के आर्थिक और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने, हरित ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त औद्योगिक तथा तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में रविवार को होने वाले 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने आसियान भारत व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और आसियान नेता संयुक्त रूप से आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। रूस ने कहा है कि अमेरिका द्वारा तेल उद्योग पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। रूस ने कहा कि प्रतिबंधों के प्रति मजबूत प्रतिरक्षा विकसित कर ली गई है। उसने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां रूस से ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी। इस बीच यूरोपीय संघ ने भी आज रूस के विरुद्ध नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज भाई दूज के अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिए गए। एक रिपोर्ट। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान कर गई। इसके बाद अगले 6 माह तक बाबा केदार के भक्त ऊखीमठ में अपनी आराध्य के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली के लिए रवाना हो गयी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर श्री केदारनाथ धाम पहुँचकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब गतिविधियां खेल की दुनिया से। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वर्षा बाधित मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 325 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 25 रन बना लिए हैं। भारत ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए थे। प्रतिका रावल ने सर्वाधिक 122 और स्मृति मंधाना ने 109 रन की शतकीय पारी खेली। उधर एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन का लक्ष्य 47वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने रोहित शर्मा के 73 और श्रेयस अय्यर के 61 रन के सहारे 9 विकेट पर 264 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरल, माहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 दिन आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कहा, देश तेजी से विकास कर रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारत और भूटान ने थिम्पू में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की। और नवी मुंबई में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस के तहत 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।